आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो ये हमारा जूलॉजी का जो SEC है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ का पालन करना, और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है उस केचुआ पालन से खाद बनाना। ठीक है, तो आज के क्लास में हम जो बात करेंगे वो होगा वर्मी कंपोस्टिंग के डेफिनेशन, कुछ उसके फीचर्स यानी कि कैरेक्टर। ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग देख लीजिए भाई, ये कोई व्यक्ति है जो ये सीमेंट का पिट बना करके वहां पर केचुआ डाल करके एक स्पेसिफिक स्पीसीज के केचुआ को रख करके, जो खासकर आइसेनिया फेटिडा की प्रजाति होती है, उसको रख करके वहां पर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डाल करके, जिससे घर के किचन का वेस्ट हो गया, लीप पत्तियां हो गई, उन सबको डाल करके जब केचुआ की खेती कर रहा है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में उसको ये देखिए केचुए का खाद मिल रहा है। तो इस केचुए के खाद के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये वर्मी कंपोस्टिंग का आप डेफिनेशन देख लीजिए कि मेरे पास ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर में ये जो पत्ते वत्ते दिख रहे हैं, प्लांट लीव्स भी हो सकता है, प्लांट लीव्स भी हो सकता है, और किचन वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना? किचन वेस्ट मतलब क्या होता है कि हमारे जो किचन से निकलने वाले जितना भी वो बेकार पदार्थ होता है, जैसे फल फूल, सब्जियों के छिलके, डंठल वगैरह हो गए, वो सब को जो केचुआ खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, अपने आहार नाल में लेते हैं। तो देख लीजिए, ये आहार नाल में प्रोसेसिंग होता है, आहार नाल में डाइजेशन होता है, उसको हाईली न्यूट्रिशियस बनाया जाता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसमें हार्मोन्स भी निकलते हैं, और ये फाइनली बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो ये जो कास्ट है, ये जो मल है केचुए का, इसी को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, इस वर्मी कंपोस्ट से जो वहां की मिट्टी होगी, देखिए ये सॉयल है, वर्मी कंपोस्ट वाला सॉयल है, सॉयल की स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सॉयल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर बदल जाएगा और स्पंज लाइक हो जाएगा, यानी कि बीच में क्या हो जाएंगे, स्पेस पाए जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऐसे सॉइल में केचुआ ग्रो करते हैं। तो ऐसे सॉइल में जब बीच में मैक्रोपोर बन जाएगा, छेद बन जाएंगे, अब सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होगा बल्कि छिद्रित टाइप का होगा, बीच में स्पेस पाए जाएंगे, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, और एरिएशन भी ज्यादा होगा, हवा अंदर ज्यादा जाएगा। भाई बीच में गैप है, स्पेस बन गया, क्योंकि इसी मिट्टी में केचुआ भी रह रहे हैं, देखो ये तो मिट्टी हल्का फुल्का हो गया, अब कॉम्पैक्ट या सघन या टाइट नहीं है, बल्कि हल्का फुल्का हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। ये अर्थवर्म था, और खासकर कौन सा अर्थवर्म को यूज किया जाता बोलने पर? आइसेनिया फेटिडा की जो स्पीसीज होती है बेहतर तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाती है। चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं, क्या करें देखिए। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर में कंटिन्यू इस प्रकार की प्रोसेस कर पाएंगे हम। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर है किसी जगह की टेम्परेचर, तो वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से हम केचुआ खाद बना सकते हैं। बायोटेक्निकल प्रोसेस, कुछ बायोटेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं हम, that use that uses earthworm to consume and break down organic waste। ऑर्गेनिक वेस्ट में फल फूल, पत्ती, किचन वेस्ट, ये सब आ जाएंगे, है ना, लीव्स, किचन वेस्ट, एंड हाई क्वालिटी कंपोस्ट नोन एज वर्मी कास्ट। हाई क्वालिटी कंपोस्ट यानी कि एक उच्च स्तर का खाद बनेगा, जिसको केचुआ खाद कहते हो। ठीक है, जिसकी हम इसकी बात कर रहे थे। अगला कमेंट देखिए, दिस न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। भाई
इस प्रकार के जो केचुआ खाद बनेंगे ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। इनहांस मॉइस्चर रिटेंशन, और ऐसी मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा देर तक रह पाती है। एंड इज फास्टर देन ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग। हम जो गांव घरों में जो केचुआ खाद बनाते हैं उसको बनने के लिए साल भर लग जाते हैं। हम अपने खेतों में, है ना, अपने बाड़ी में पीछे की तरफ गड्ढा खोद करके घर के सारे कूड़े कचरे डालते हैं, तो उससे केचुआ खाद बनने में 1 साल लग जाते हैं। उससे तो ये बेहतर है वर्मी कंपोस्टिंग का जो टेक्निक है, इसे 1.5-2 महीने में हम केचुआ खाद निकाल लेते हैं। जबकि घर में जो ट्रेडिशनल तरीके से चलता है उससे जो केचुआ खाद बनता है वो साल भर लग जाता है। ठीक है। इट ऑफर्स ए न्यूट्रिएंट डेंस। इस प्रकार की वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑर्डरलेस, अगर प्रॉपर तरीके से बनाया गया है तो इस केचुआ खाद में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। एंड फॉर प्लांट ए रेडिली एक्सेसिबल, और इस प्रकार के केचुआ खाद प्लांट इजीली उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर पाते हैं, काम में ला पाते हैं। एंड इस केचुआ खाद में क्या होता है, पैथोजन फ्री होता है। ये कोई पैथोजन नहीं होता, तो प्लांट को किसी प्रकार का डिजीज नहीं होगा, डिजीज से बच जाएगा। एंड ए न्यूट्रिएंट पैक्ड, इस प्रकार का केचुआ खाद न्यूट्रिएंट से भरा होता है। अगर आपको बोलूं, आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत बेहतर मात्रा में पाए जाते हैं। इको फ्रेंडली सॉइल अमेंडमेंट, इस प्रकार से सॉइल की या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये इको फ्रेंडली होता है, यानी इकोसिस्टम को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। इकोसिस्टम को बिना नुकसान पहुंचाए अब किसी अनउपजाऊ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे करके? केचुआ खाद का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्लाइड। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। की फीचर्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, देखिए। सबसे पहला तो प्रोसेस एंड टेम्परेचर देख लेते हैं। इट इज मीजोफिलिक प्रोसेस। मीजोफिलिक मतलब ना तो बहुत सूखा हो ना तो बहुत गीला हो। जहां पर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो वह मीडियम, नॉट टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, नॉट टू वेट, ना बहुत गीला हो। मीजो यानी कि नमी नमी बस रहे, मध्यम अवस्था में रहे। जिस प्रकार से किसी स्पंज में पानी भरने के बाद, किसी स्पंज में पानी भरने के बाद जब स्पंज को निचोड़ दिया जाता है तो जितना पानी रह जाता है उतना नमी होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर लिख दे रहा हूं, नॉट टू हॉट, टू ड्राई, बट कैसा होना चाहिए? मीजो फिलिक, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, बल्कि मध्यम अवस्था में रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मीनिंग इट अकर्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, और टेम्परेचर इसका एक सामान्य होना चाहिए। 10 से लेकर के 32 जरूर लिखे, 10 से लेकर 30 याद रखें आप, डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। प्रिजर्विंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स विदाउट द नीड फॉर हाई हीट रिक्वायर्ड इन ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग। ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग को होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब गर्मी मौसम में भी उसको खेतों में रहने देते हो खुले आसमान में, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। 10 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए इसको आप, है ना, 10 से 30 कर दे रहा हूं इसको, 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको। इतने में इस जगह पे बैक्टीरिया और फंगस भी बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं, यानी कि माइक्रोब्स भी बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं, जो कि प्लांट के लिए अच्छा है। चलिए अगला कमेंट देखिए। न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट, द रिजल्टिंग वर्मी कास्ट इज रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस केचुए के खाद में ये सब न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। एंड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑफन कंटेनिंग हायर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन देन रेगुलर कंपोस्ट। आप जो घर का जो खाद इस्तेमाल करते हो, बाड़ी में जो बनाए वो खाद इस्तेमाल करते हो, जिसको बनाने के लिए 1 साल लग गया था, उस खाद से बेहतर होता है यदि आप वर्मी कंपोस्टिंग टेक्निक से बनाते हो। एक तो जल्दी 1.5-2 महीने में ये आपको खाद मिल जाएगा और साथ ही बेहतर क्वालिटी का होगा। तो क्यों ना हम वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करें। ठीक है,
हम घर में बना सकते हैं इस प्रकार से पिट बना करके, इस प्रकार से ये सीमेंटेड गड्ढे बना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्टर डिकम्पोजिशन, earthworm can process organic waste faster than conventional composting method, sometime in 45 to 50 days। मतलब 30 दिन मतलब 1 महीना है, तो 45 दिन मतलब 1.5 महीना हो जाएगा। 50 दिन को आप 60 दिन मान के चलिए, 1.5 से 2 महीने का समय। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 1/1 to 1.5 मंथ टू 2 मंथ, इतने समय में हमारा खाद तैयार हो जाता है। जबकि घर में जो बनाते हैं बाड़ी में गड्ढा खोद करके, उसको बनने में 1 साल भर लग जाते हैं। तो उससे तो हमारा ये बेहतर है। कन्वेंशनल कंपोस्टिंग मेथड मतलब घर में जो ट्रेडिशनल चलता है, पूर्वजों से बनाते बनाते आ रहे हैं, केचुआ खाद साल भर में 1 बार निकालते हैं, उससे बेहतर ये टेक्निक, यानी कि फास्टर, यानी कि जल्दी आपको रिजल्ट देता है। 1.5 से 2 महीने में आपको रिजल्ट दे देगा, केचुआ खाद बन जाएगा। जबकि घर के तरीके से बनाओगे तो साल भर लग जाएगा। अगला सॉयल अमेंडमेंट, सॉयल में किस प्रकार से ये बदलाव लाता है, सुधार करता है, सॉयल की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, सॉयल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। कैसे करता है देखिए, वर्मी कंपोस्ट इंप्रूव सॉयल स्ट्रक्चर, इंक्रीज एरिएशन एंड बूस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मेकिंग इट ए सुपेरियर ओडरलेस कंडीशनर। यदि केचुआ यदि खाद बना रहे हैं, ये केचुआ के द्वारा बनाया गया खाद, ये डायग्राम में देख लीजिए, केचुआ के द्वारा बनाया गया ये खाद, पूरा खाद दिख रहा है, जितना ब्राउन दिख रहा है। इसमें एरिएशन बेहतर होगा, क्योंकि देखिए खाद के बीच में एयर स्पेस पाया जा रहा है, तो हवा आसानी से जाएगा, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन आसानी से जाएगा, पानी गिरेगा तो अंदर आराम से जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एरिएशन बढ़ जाएगी, साथ साथ पीएच भी मेंटेन हो जाता है, लगभग न्यूट्रल हो जाता है, 6, 7 या 8 के करीब हो जाता है। ठीक, तो इतना होने के बाद अब केचुआ यदि प्रॉपर तरीके से खाद को बनाए हैं तो वह दुर्गंध भी नहीं आएगी, नॉर्मल रहेगा। तो इस प्रकार से सॉइल की स्ट्रक्चर में सुधार आता है। पहले जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी, उस जमीन में यदि आप केचुआ खाद इस्तेमाल करके यदि खेती करते हो, वो बंजर वाली जमीन बहुत बेहतरीन तरीके से उपजाऊ वाली जमीन बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट। भाई घर में जितने भी कूड़े कचरे होते हैं, जो भी किचन का वेस्ट होता है, उन सभी वेस्ट को जब आप अपने घर के अगल बगल, किनारे में, गली में, साइड में फेंक रहे थे, सब तरफ प्रदूषण फैल रहा था, गंदगी फैल रहा था, उन सभी को लेकर के आप यहां डाल दो, जो सीमेंटेड पीट बनाए हो, गड्ढे बनाए हो, तो एक तो बाहर प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा उससे केचुआ खाद बन जाएगा। तो कितने बेस्ट तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट किया गया। तो एफिशिएंटली कन्वर्ट्स एग्रीकल्चरल, यानी कि जो हमारे खेतों से जो वेस्ट निकलते हैं, वेजिटेबल जो सब्जियों से वेस्ट निकलते हैं, एंड किचन वेस्ट, किचन से निकाले गए वेस्ट, इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इन सभी वेस्ट को हम इस पीट में, गड्ढे में डाल करके एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि केचुआ खाद बना सकते हैं। उन सभी मटेरियल को केचुआ भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है ना, सभी वेस्ट को। अगला सेफ फॉर प्लांट, इट इज जनरली फ्री फ्रॉम पैथोजन। भाई इस प्रकार के केचुआ खाद में पैथोजन नहीं पाए जाते, जो प्लांट को हानि पहुंचाते हैं वो पैथोजन नहीं पाई जाती। एंड वीड सीड्स, और किसी प्रकार के खरपतवार, जो बेकार घास होती है, जो हमको चाहिए नहीं, जो हमारे खेती का हिस्सा नहीं है, उन बेकार घास जिसको खरपतवार कहते हैं, उनके बीज भी नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो जब इस खाद को छिड़कोगे खेतों में, तो उससे किसी प्रकार का बेकार प्रकार घास का बीज नहीं मिलेगा, तो अच्छा है हमारे लिए। एक्टिंग एज अ जेंटल न्यूट्रिएंट रिच एंड एफिशिएंट फर्टिलाइजर फॉर ऑल प्लांट टाइप। हर प्रकार के प्लांट के लिए ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही काम के लायक का, बहुत ही न्यूट्रिएंट वाला केचुआ खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो हर प्रकार के प्लांट के लिए बेहतर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। यदि केवल इस खाद का इस्तेमाल करके यदि आप खेती करते हो, दैट इज ऑर्गेनिक खेती। कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया गया, केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया। की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, जब इस वर्मी कंपोस्टिंग को करोगे तो क्या उसमें मुख्य बिंदुएं हैं, ध्यान से देखिए। वर्म सिलेक्शन, जब भी केचुआ
का सिलेक्शन करोगे तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस केचुआ का सिलेक्शन किया जाए। मैं बोल रहा हूं सबसे जो बेहतर होता है आइसेनिया फेटिडा। ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और कम समय में ज्यादा खाद बना के देते हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को करते हैं, बहुत जल्दी मल निकालते हैं। जितना ज्यादा मल निकालेंगे उतना ज्यादा केचुआ खाद बनेगा। सो स्पेसिफिक अर्थवर्म स्पीसीज मोस्ट कॉमनली रेड विगलर, इसको आप रेड विगलर के नाम से जानते हो, जिसको हम आइसेनिया फेटिडा कहते हैं, या इसको रेड अर्थवर्म कहते हैं, लाल कलर का दिख रहा है देखिए, आर यूज्ड फॉर देयर हाई फीडिंग रेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भोजन करता है, एंड वेस्ट प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा भोजन करने के साथ साथ बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल भी बनाता है, इसलिए इस केचुआ का इस्तेमाल किया जाता है। सेव कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए अगला, इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जहां पर केचुआ की खेती करोगे आप? तो रिक्वायर मॉइस्चर, मॉइस्चर चाहिए भाई, मॉइस्चर मैं बोला 60 से 80%, 80% मॉइस्चर चाहिए। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा गीला हो गया तो केचुआ मर जाएगा, डूब के मर जाएगा। आप खुद सोचिए, ये केचुआ किसी ये गड्ढे में है, मिट्टी में है, और पानी भर दिया लबालब पूरा ऐसे, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन तो अंदर नहीं जा पाएगा केचुआ तक, वो मारा जाएगा। तो बहुत ज्यादा पानी ओवरलोड वाटर हो गया तो मारा जाएगा। ये बहुत ज्यादा सूखा कर दिया आपने, सूखा करने पर भी मारा जाएगा। क्यों? डिहाइड्रेट हो जाएगा, शरीर से पानी निकल जाएगा भाई, शरीर के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा, बहुत सूखा हो गया तो बहुत सूखे में भी केचुआ मर जाएंगे, बहुत गीले में भी केचुआ मर जाएंगे। यानी कि वहां पर मॉइस्चर 60 to 80% होगा तो उनके लिए बेहतर होता है। सो रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंट्रोल, नाइदर टू ड्राई नॉर वाटर लो, ना तो पूरा सूखा होना चाहिए ना तो पानी भरा होना चाहिए। गुड एरिएशन, ठीक है ना, एरिएशन कैसा हो पाए उस मिट्टी में, एरिएशन बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर तरीके से होता है। एंड ए सेडेड कूल मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द वॉर्म। अगर इस वॉर्म को यदि आप पालन करना चाहते हो तो इसके जो रहने की व्यवस्था है, इसका जो पीट बनाएंगे आप, किसी छांव में बनाइए, शेड डाल के छत बना करके बनाइए, ताकि नीचे केचुआ को डायरेक्ट धूप न लगे। धूप अगर लगता है तो केचुआ मर जाते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए इसके लिए शेड बना दिया गया है, ये देखिए ढकने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो केचुआ मारे जाएंगे, इसको ढक देते हैं इसलिए। ठीक, चलिए अगला देखिए, इनपुट्स। यूज ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक किचन स्क्रैप्स, किचन से निकले हुए सब ऑर्गेनिक मटेरियल, फल सब्जियों का हटा हुआ पार्ट, ठीक है ना, जैसे छिलके विलके हो गए, डंठल वगैरह हो गए, उनके पत्ते वत्ते हो गए। गार्डन वेस्ट, ठीक, गार्डन में जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो सब जब कटाई छटाई चलता है पेड़ पौधे पत्तों का, तो पत्ते जो वेस्ट निकले सब कुछ डाल दो, डंप कर दो इस बीन में जहां पर केचुआ पालन कर रहे हो। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, आपके खेत से जितना भी पेड़ पौधे के कटे फटे पार्ट निकलते हैं उन सबको। एंड मैन्योर, गाय बैल भेड़ बकरियों के गोबर भी डाल सकते हैं इसमें, बेहतर तरीके से केचुआ खाद बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के लिए बेनिफिट क्या क्या है, मतलब वर्मी कंपोस्ट करते हो केचुआ खाद से क्या क्या फायदे होते हैं हमको? तो सबसे पहला देखिए, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। भाई प्लांट देखो, ये पूरा वर्मी कंपोस्ट है नीचे, वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट में ग्रोथ किया गया प्लांट बहुत बेहतर तरीके से और जल्दी बढ़ जाता है। स्टिमुलेटिंग न्यू लीफ एंड शूट डेवलपमेंट, नए पत्तियां, तने और रूट भी बेहतर तरीके से बनाते हैं, बहुत बेहतर बनाते हैं, ताकि जमीन से एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, अगला देखिए, इनहांस प्लांट हेल्थ, प्लांट की हेल्थ को भी बेहतर करते हैं, किसी प्रकार के पैथोजन का अटैक होने नहीं देते, किसी प्रकार की डिजीज लगने नहीं देते प्लांट को, अगर आप वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हो तो।
रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। अगर आप केचुआ खाद का इस्तेमाल करके खेती कर रहे हो तो फिर मार्केट से यूरिया, डीएपी, है ना, पोटास, ये सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमोनिया वगैरह छिड़कते हो ना खेतों में, सब जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। एंड डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, और पौधों में बीमारी लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जो पैथोजन या पैरासाइट लगते थे पौधों में और पूरे फसल को बर्बाद कर देते थे, पूरे फसल को सपाचट कर देते थे, उसकी चांसेस भी कम हो जाएगी, वो खतरा भी कम हो जाएगा। कब? जब आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करोगे तब। अगला देखिए, प्रोवाइड ए सिंपल, सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक मेथड फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट एंड नर्सिंग सॉइल। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सीधी सी बात है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था, घर का सब कूड़ा कचरा डाल दिया था, यहाँ पर बना था। अगर ऐसा ना करते तो कूड़ा कचरा को आप अपने घर अगल बगल गली में मोहल्ले में फेंकते तो सब तरफ बदबू और गंदगी फैलता, तो वो रिड्यूस हो गया। वो तो रिड्यूसिंग वेस्ट आपके कूड़ा कचरा सब कम हो गए, क्योंकि सब तो सब केचुआ के द्वारा खाद बनाने में लग जा रहे हैं। एंड नरिशिंग सॉइल, केचुआ खाद से आप मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हो, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, मिट्टी की एरिएशन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, मिट्टी के बीच में मैक्रोपोर्स बनवा सकते हो, मिट्टी को हल्का कर सकते हो, जिससे जो पौधे वहां उगेंगे उनकी एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ जाएगी, तो प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, अब प्लांट के लिए जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और कम समय में बेहतर तरीके से उत्पादन क्षमता होगी, बहुत ज्यादा आप फसल फायदे में ले पाओगे। ठीक है, बहुत बेहतर फसल हो पाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक का नाम था वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में हमारा जो टॉपिक था वो कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या, उसका डेफिनेशन और उसके स्पेशल कैरेक्टर या फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।